हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि पिछले 2022 में सीटेट का जो पेपर हुआ था जनवरी में, 1 जनवरी के पेपर वाले हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नियम हमको बताना है कि सुझाव देता है कि हर एक विकास के विभिन्न जो भी चरण हैं उसमें जो दरें हैं वो एक जैसी नहीं होती, वो भी दरें क्या है, अलग अलग हो जाती। किसी बच्चे में वो दर जल्दी हो जाएंगी, किसी में कम है। तो उसमें हमको बताना है कि इसके आंसर। सबसे पहला है, विकास एक यामी होता है। ये बिल्कुल एक दिशा में होगा, बिल्कुल नहीं। ये असत्य प्रक्रिया, ये भी नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो डी ऑप्शन सही है। आंसर देखते हैं तो डी ऑप्शन ही सही है। व्याख्या देख लेते हैं। शरीर के विभिन्न अंग के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यह दर्शाता है कि विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। इसे विकास का क्रम या विकास का दिशा सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बालकों के पूर्व जन्म जीवन यानी कि पेरेंटल लाइफ में होने वाली शारीरिक वृद्धि अधोगति हेड टू फुट का अनुसरण करती है, जिसे मस्तिष्क अधोमुखी क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास क्रमानुसार होता है। इसी प्रकार से समीप्यता की प्रवृत्ति के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है और बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण होता है। अतः धीरे धीरे विभिन्न चरणों में बालकों का संपूर्ण विकास होता है। तो यहाँ पर एक क्रम बताया गया है कि कैसे सबसे पहले बच्चे का जो सिर है वो डेवलप होगा, फिर बाद में उसका धड़ वगैरह जो है वो डेवलप होता हुआ, और फिर जो है वो सारा क्रम एक समान रूप से चलता रहता है। और जो हमारी डेवलपमेंट फेस है, जैसे कि हाथों की मांसपेशियां सबसे पहले वो विकसित करेगा, फिर उसके बाद में पैरों की। इसलिए पहले वो घिसटना क्या है, स्टार्ट कर लेता है, और फिर वो चलना जो है बाद में सीखता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, और बी है बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, और सी है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। तो सी वाला तो बिल्कुल गलत है, और 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाते हैं। आगे देखते हैं, और डी ऑप्शन क्या कहता है, बच्चों का विकास केवल अनुवांशिक। तो बिल्कुल गलत है। बच्चों का विकास अनुवांशिक होने के साथ साथ सामाजिक दोनों का ही प्रभाव बच्चे में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बी सी डी गलत हो जाएंगे, और हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बालकों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ये तत्व आते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जो बच्चे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं उन्हें उच्च स्तर की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अतः उनका विकास भी निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों की तुलना में तेजी से होता है। जब बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो वे विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों से परिचित होते हैं, जैसे अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ मृदुता का व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। सामाजिक संदर्भ में पास पड़ोस बालक को समाज में रहकर जीवन तथा समय व्यतीत करना सिखाता है। धार्मिक संस्थाएं समाज में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के प्रति बालक में रुचि पैदा करती है, जिससे वह गतिशील होकर उन कार्यों में अपना सहयोग दिखाता है। बालक का सांस्कृतिक परिवेश भी बालक के विकास पर विशेष प्रभाव डालता है। बालक जिस समाज में रहता है उसका सांस्कृतिक स्वरूप क्या है, इस बात का बालक के व्यवहार, आचार विचार एवं व्यक्तित्व का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक का रहन सहन, खान पीन, सोच
सोचना, आचरण, वस्तु तथा उनके जीवन दर्शन की सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया क्या है? अनुकूलन, अधिगम, सामाजीकरण और परिपक्वता। तो यहाँ पर अनुवांशिक पूछा है तो परिपक्वता क्या है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। अब देख लेते हैं व्याख्या। तो अनुवांशिक विन्यास के पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता का अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से है। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के अंग प्रत्यंग का विकास होता है और केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। परिपक्वता के क्रम में बालक का भ्रूण निर्माण से लेकर जन्म के पश्चात तक होने वाला विकास भी शामिल है। जन्म के पूर्व प्राणी के विकास पर अधिकांशतः परिपक्वता का ही प्रभाव पड़ता है। अभिवृद्धि एवं विकास का प्रत्येक क्रम एक प्रकार से परिपक्वता पर निर्भर करता है। उदाहरण, जब बालक की मांसपेशियां और हड्डियां चल पाने की आवश्यकता के अनुसार परिपक्व हो जाती हैं तो वह पैरों के बल चलने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार परिपक्वता अभिवृद्धि एवं विकास को गति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन सा है? तो यहाँ पर परिवार हो जाएगा। सबसे पहला तो प्राथमिक परिवार ही है। फिर वो बालक जो है विद्यालय जाएगा तो परिवार और विद्यालय क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। परिवार सामाजिककरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। समाजीकरण का एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। समाजीकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड और सतत रहता है बल्कि मानवोचित विकास गुणों का विकास होता है और व्यक्ति सुसभ्य व सुसंस्कृत भी बनता है। परिवार को बालक के समाजीकरण का प्राथमिक कारण माना जाता है क्योंकि प्रत्येक बालक परिवार में माता पिता भाई बहनों के साथ रहकर प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता है। परिवार में रहते रहते बालक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों को भी धीरे धीरे सीख जाता है। जबकि विद्यालय का स्थान परिवार तथा पड़ोस के बाद आता है जहाँ पर वह प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करता है। अतः विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है। आगे है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय का आधार क्या है? तो यहाँ पर 7 और 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय का आधार पूछा है। तो यहाँ पर सही सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो इस समय का बच्चा जो सामाजिक व्यवस्था के ध्यान नहीं देगा। आगे है सामाजिक अनुबंध बनाना, दंड और अनुपालन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंड और अनुपालन सही हो जाएगा क्योंकि बच्चा को यहाँ पर अगर अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा बच्चा कहा जाएगा और अगर नहीं करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। इस तरह से क्या 7-8 साल के बच्चे जो है चीज़ों को समझ पाते हैं। तो नैतिक निर्णय इन्हीं के आधार पर वो अपना बनाते हैं कि अगर हमने अच्छा काम किया तो हमको अच्छा बच्चा समझा जाएगा और अगर नहीं बना तो हमको क्या है, पनिशमेंट मिलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञा पालन है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था यानी पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था कहलाती है जो कि 4 से 10 वर्ष के बालकों में आती है। अब दंड और आज्ञा पालन यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पूर्ण परंपरागत नैतिक व्यवस्था का प्रथम चरण है। इसमें बालक निर्णय लेने का आधार जो है बाह्य कारक पर केंद्रित होता है। बाह्य कारक मतलब अच्छा करा तो बाहर के लोग आपको अच्छा समझेंगे और अगर आपने बुरा किया तो उसमें दंड भी मिलेगा। तो यही क्या हो जाएगा, दंड आज्ञा पालन। और इसी कारण दंड मिलने पर वो क्या है, सही
निर्णय ले पाता है। आगे है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। सबसे पहले वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी क्या है, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या है दूसरे का परिप्रेक्ष्य लें। तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन, तो ये भी नहीं होगा। एक क्रम में पूछा है तो ये भी नहीं होगा। अब डी स्थानों जैसे विद्यालय और स्थानिक मानचित्र करने की क्षमता, तो ये भी नहीं है, ये ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता शब्द का प्रयोग वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देने के संदर्भ में हुआ है। क्रमबद्धता जीन पियाजे द्वारा दी गई अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता है, जिसके अंतर्गत बालक में वस्तुओं या चीज़ों को उसके परिणाम तथा मात्रा के आधार पर क्रम में रखने की योग्यता आ जाती है। जैसे बच्चों को विभिन्न लंबाई की छड़ देने पर उनके द्वारा छड़ों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना, तो यहाँ पर छड़ें दे देंगे, कुछ छोटी कुछ बड़ी, तो वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो इस क्या है 7 से 11 साल के बच्चे क्या है बिल्कुल इस चीज़ को कर लेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 5 वर्षीय नसीमा को ये लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि चबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी यह सोच किसके पीछे का तर्क है, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय, बी ऑप्शन क्या, सेंट्रल केंद्रीयता जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। 5 वर्षीय नसीमा को ये लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी ये सोच के पीछे कारण यानी केंद्रीयता है। केंद्रीयता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की एक विशेषता है, जिसमें बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेष या पक्ष पर ध्यान देता है। इसमें बालक को लंबाई चौड़ाई का ज्ञान तो है, पर वे मात्रा परिणाम के आधार पर भी वर्गीकरण नहीं कर पाते। उदाहरण, एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने के लिए जिद करता है। उसे जूस पीते समय वो छोटे गिलास की तुलना में एक लंबे और पतले गिलास को वरीयता देगा, जबकि दोनों ही गिलास क्या है, समान जूस रहता है। ठीक उसी प्रकार बच्चा आकृति देख ये सोचता है कि सांप के रूप में चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, जबकि गोला दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, सार्वभौमिकता, मनोविश्लेषणात्मक, तो हमारा सोशल जो है सामाजिक संरचना, ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। इसमें अधिगमकर्ता अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ को विकसित करता है। बच्चे का ध्यान, अवबोध या स्मृति क्षमता ज्ञान के विभिन्न उपकरण जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा, धर्म आदि के अनुसार बदलती रहती है। इसमें बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाता है, फिर अपने अनुभवों को वैश्विक करता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संस्कृति को एक सामाजिक परिवेश के साथ सार्थक बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं के संवाद, मतलब एक बच्चा अपने आप से स्वयं में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है कि आपको अब आपको ऐसा करना है। वो करने वाला भी खुद भी कौन है, बच्चा ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे को स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए निजी संवाद शब्द का प्रयोग किया है। वाइगोत्स्की के अनुसार
बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक विश्लेषण संप्रेषण के लिए करते हैं, अपने स्वयं के निर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए, अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने के लिए और निर्देश देने एवं मूल्यांकन करने में भी करते हैं, जैसे निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। जबकि पियाजे ने निजी भाषा को स्वकेंद्रीय वाद कहा है। पियाजे के अनुसार बच्चा सब कुछ अपने नज़रिए से देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने जैसा सोचने पर विवश करता है। यही क्या है? स्वकेंद्रीयवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो सबसे पहले ड्रिल और अभ्यास, तो ये नहीं होगा। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, ये भी नहीं होगा। सही योग्यतापूर्ण अधिगम और दंड और पुरस्कार, तो हमें किसी चीज़ का हमें लालच नहीं देना, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या है? सी यहाँ पर सही आंसर है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता सही योग्यतापूर्ण अधिगम है। प्रगतिशील कक्षा की अवधारणा जॉन डीवी ने ही दी। प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण करके सीखने से होता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और अधिगम के लिए अंतःक्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। ये सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। ये एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है तथा बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देती है। जबकि ड्रिल और अभ्यास जो है योग्यता आधारित स्थायी अलगाव और पुरुष दंड, ये जो है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। ये बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझना, ये क्या है? एक तरह से इंटरपर्सनल जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल, अपनी तो नहीं लेकिन दूसरों की नियत और क्या है इच्छाओं को वो समझ रहा है, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बच्चे में दूसरे की व्याख्या देख लेते हैं। एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह अंतरा व्यक्तित्व यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को दर्शाती है। हार्वर्ड गर्नर की बुद्धि बहुबुद्धि में से एक है और यह इस बात को दर्शाती है कि एक व्यक्ति दूसरों को समझने और व्यवहार करने में कितना कुशल है। राजनेता, शिक्षक, चिकित्सक, सेलमैन इत्यादि। अतः अंतर यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में वे व्यक्ति आते हैं जो अपनी भावनात्मक स्थिति प्रेरणाओं से अवगत है। मतलब इंटरपर्सनल मतलब किसी दूसरे की, और इंट्रापर्सनल मतलब अपनी, जो अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं से अवगत होने से अच्छे होते हैं। ये दूसरों के साथ संबंधों की खोज करते हैं, दिव्य सवन में लीन होते हैं, कल्पनाओं में व्यक्तिगत ताकत का आकलन करते हैं, जैसे कि कवि। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने सिखाने, ये भी गलत है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञात्मक लाभ है, तो बहुभाषी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, बाइलिंगुअल द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, जैसे कि शोध से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बच्चे 2 से 8 वर्ष की उम्र के बीच बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं तथा इसमें अनुकरण करने की क्षमता अधिक होती है। बच्चों को शुरुआती दिनों में लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ साथ अन्य भाषाओं से भी अवगत किया जाना चाहिए, कराया जाए। ये NCF 2005 बहुभाषीय को एक संसाधन मानती है, जिसमें बच्चा बहुत सी भाषाओं को ज्ञान अपने सहपाठियों से सीख सकता है। यहाँ की एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं कई तरह की लैंग्वेज सीखते हैं। अगर उनको एक क्लास में बोलने वाले हैं, बहुत सारी जो भाषा बोलने वाले हैं, अगर उनको एक कक्षा में पढ़ाया जाए तो ये जो बच्चे जो हैं आपस में उसकी लैंग्वेज क्या है, सीख जाएंगे। यही बहुभाषीय को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर भूमिका है तो जेंडर क्या है? आनुवांशिक, जन्मजात व्यवहार हो सकता है। ये क्या? अधिकृत व्यवहार है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जेंडर भूमिकाएं अधिकृत व्यवहार हैं जो समाज को, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर जो है समाज को सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष या महिला, लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान करती हैं। ये भूमिकाएं लड़कों को घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, माँ के साथ घर में रहकर सिलाई कढ़ाई करने के कार्य के लिए प्रेरित करती हैं तथा लड़कों को वर्चस्व प्रदान करती हैं। ये भूमिकाएं नारी शिक्षा का भी विरोध करती हैं। ये समाज द्वारा दिए गए उस व्यवहार के अंतर्गत आती हैं जिसमें बालिकाओं का जीवन लैंगिक मतभेद के कारण दुर्गम हो जाता है। अतः जेंडर भूमिकाएं अधिकृत व्यवहार है। आगे देखते हैं, सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो सतत मतलब कंटिन्यूअस, जो हम क्लास में बच्चे की फीडबैक लेते हैं या फिर उनका मूल्यांकन करते हैं कंटिन्यूअस, कि उसने कितना, हमने जो पढ़ाया उसको कितना आया। तो ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के प्रदर्शन में एक दूसरे की तुलना, ये बिल्कुल नहीं होगा। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र के अनुसार निरूपित करना, छात्र को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना। वर्गीकृत किसी प्रकार का नहीं करना है। यहाँ पर छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, तो ये भी नहीं। सिर्फ हमको ये देखना है कि हमको सतत मूल्यांकन द्वारा कि हमारे टीचर द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को कितना समझ आ रहा है। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना, जबकि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना और छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा के अनुसार के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों का विचार करना चाहिए। तो मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और एक कक्षा में पढ़ाने या फिर मूल्यांकन करना मुझे है, तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन कर रहा है। अगला है, विशेष छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षण छात्र पर चिंतन में मदद करेगा। और अगला है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर नहीं दिया गया है सीटेट वालों ने। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि उसने क्या सीखने की उम्मीद की है। ये वाला जो है कुछ सही हो सकता है। जानना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में वे इस समय किस स्तर पर हैं। आगे समझाना चाहिए कि भी किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं, मतलब अर्थात जो टीचर ने पढ़ाया उनको समझाया, वो समझ आया नहीं आया तो वो किस प्रकार उसको समझ सकते हैं और
बताना चाहिए और उसको एलेबोरेट करना चाहिए, जानना चाहिए कि कब उनको लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल करना है। आगे है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। अगला है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया जाए। और आगे है योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए, करवाई जाने से है। समावेशी शिक्षा तब होती है जब सभी छात्रों को, चाहे उनकी कोई भी पृष्ठभूमि हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समावेशी मतलब सभी बच्चों का एक ही कक्षा में समावेश किया जाए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसमें किसी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं करना है। तो यही होती है समावेशी शिक्षा, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तब भी हमको करना है, या किसी मतलब मतभेद नहीं करना है, हमें भेदभाव नहीं करना है। आगे है चाहे वो विकलांग हो, ये तब भी हमें क्या है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली जिसमें विकलांग और सामान्य बच्चे एक साथ सीखते हैं और उनका उद्देश्य सबका क्या है, सबका विकास करना होता है। अगला है ए और आर दिया गया है। ए है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। आर कहता है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, पर एक तो पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्यक्रम सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए कि वो बुक लेकर पढ़ा रहा है या फिर जो आधुनिक तकनीक है प्रोजेक्टर या फिर जो ऑनलाइन क्या बोलते हैं, हाँ ऑनलाइन भी हो सकता है। तो पाठ्यक्रम कैसे दिखे बच्चों को, या उनके पास है तो क्या बुक से पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें। और आर कह रहा है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही आंसर देखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। व्याख्या भी यहाँ पर क्या है, बोथ एंड ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि छात्रों में उस शिक्षक के प्रति रुचि जागृत हो तथा वे तत्परता से शिक्षण कार्य को सीखे तथा एक दूसरे को प्रेरित करे। क्योंकि यदि शिक्षक अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण विधियों तथा शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाएगा तो यह छात्रों के अधिगम में अत्यंत ही सहायक होंगे। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन है। अगला है एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस हो रही है। मतलब का या फिर खा, या फिर अगर हम ए देखें बी देखें तो इसमें क्या है, शब्दों के बीच अंतराल करने में क्या है, महसूस कर रही है। कोई भी शब्द लिख रही है तो वो बस लिखते ही जा रही है, लिखते ही जा रही है, इस तरह से। मतलब बीच में क्या है, हमको एक जब हम टाइप करते हैं तो एक का मतलब हमको एक अक्षर का गैप करना चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो कंटिन्यूअस लिखते जा रही है, उसको अंतराल नहीं करते बन रहा है। इस लक्षण में किस अधिगम विकार की ओर इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर पाठन नहीं होगा, आलेख विकल्प बिल्कुल हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में उसको क्या है, कठिनाई है, तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आलेखन विकल्प देखते हैं, पठन में तो उसको वो उल्टा पढ़ लेता है,
तो ये वाला तो नहीं होगा। आलेख विकल्प देखते हैं, सही है। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल रखने में चुनौती महसूस हो रही है। तो ये आलेख वैलफ्य यानी डिस्ग्राफिया की ओर इशारा करता है। और पठन क्या है? डिसलेक्सिया, जिसमें जैसे बी है और डी है और क्या है, बी है। तो बी को क्या बना रहा है, डी बना रहा है या बना रही है। तो ये वाली चीज़ पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, पठन, यानी कि डिसलेक्सिया है। तो यह वाला जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। योगात्मक, ये तो सी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की वृद्धि करना चाहिए। और पूर्ण मतलब रटन वाला फिर से आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी हम बी ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के हमें कई सारे विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, जबकि केवल पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करके और पुनर्स्मरण कर बल देकर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा नहीं किया जा सकता। एक शिक्षक मानकीकृत पद्धतियों और केवल आकलन के तरीकों का उपयोग करके रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का निर्णय करके तथा योगात्मक आकलन पर बल देकर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं के द्वारा छात्र नकारात्मकता से के वशीभूत होकर मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो यहाँ पर बिल्कुल अपसारी चिंतन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का लक्षण जो है अपसारी चिंतन है। व्याख्या देखते हैं। अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मक अनिवार्य लक्षण है। तो अपसारी चिंतन मतलब सृजनात्मक, सृजन मतलब बहुत सारी चीज़ों को नया निर्माण करना। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या खड़ी होती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए उस व्यक्ति के कल्पनाशील तथा सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, तो उस चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मक बच्चों में पाया जाता है। जैसे जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते, तो इस तरह से क्या है, तो वो सोचता मेरे पंख होते तो मैं यहाँ जाता। फिर दूसरा कहेगा कि मेरे पंख होते तो मैं उड़ के इस चीज़ के पास जाता, या फिर मैं यहाँ घूमता, या फिर मैं छत पे चढ़ता, कुछ इस तरह से। तो ये जो है हमारी कल्पनाशील शक्तियाँ जो हैं वो क्या है उसमें डेवलप हो रही हैं। तो इसी को क्या है अपसारी चिंतन कहेंगे। अगला क्वेश्चन। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। सारे ऑप्शन हैं, छोटे बच्चे ज़्यादातर यही काम करते हैं। आगे देखते हैं। एक अध्यापक बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांट कर याद करने का सुझाव देती है। जैसे कि मान लीजिए फ़ोन नंबर नहीं, मान लीजिए कोई स्पेलिंग है, स्पेलिंग होगी, जैसे मान लीजिए एप्पल ही है, एप्पल है, तो ऐप पहले वो बताइए कि ऐप को याद कीजिए, जैसे कि APP और एल में LE। तो इस तरह से जो याद करने का जो काम है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो नंबर हमारे क्या है, मान लीजिए ये क्या है 10 तरह का नंबर है, या यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं कोई सा भी, जैसे कि 95261122 और 00, कुछ इस तरह से क्या है हमने नंबर लिख दिया।
तो क्या है, 2-2 अंकों में बांट सकते हैं, या फिर 4 अंकों का एक साथ याद करके भी हम याद कर सकते हैं कि इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये जो बांटने का प्रोसेस है, ये कौन सी रणनीति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर खंडीकरण, मतलब चीज़ों को खंडीकरण करके बच्चों को सिखाना क्या हो जाएगा, चंकिंग, यानी कि खंडीकरण। तो यहाँ पर देख लेते हैं सारी वही प्रोसेस है। तो इसको आप देख लीजिए, जल्दी करते हैं हम क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, तो कौन सी परिवेश से सहभागिता और कौशल का ज्ञान अर्जन, तो रटना तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुकरण, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सटीक बैठ जाएगा। तो ए पे बिल्कुल सटीक आंसर करना है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों का और ज्ञान का अर्जन अधिगम की वे दशाएं और जिन पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का दायित्व छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना है, जिसके लिए शिक्षा को जीवन कौशलों के विकास से जोड़ना होगा और इन कौशलों और ज्ञान का अर्जन जो है छात्र परिवेश में होने वाली गतिविधियों में शामिल करना होगा। छात्र परिवेश की गतिविधियों से अनुभवजन्य हो जाता है, जिससे जब बालक में इन्हीं गतिविधियों को कराया जाता है तो छात्र आसानी से ज्ञान का अर्जन कर लेता है और अधिगम अत्यंत ही शीघ्र हो जाता है। विषय वस्तु को रटन अधिगम को निष्क्रिय बना देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है, तो सुसाध्य करता है। सबसे पहला है, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी पुरस्कार तो देना ही नहीं है, यहाँ पर बच्चे को कोई लालच नहीं देना, दंड नहीं देना है। आगे है, परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तो परिचर्चा बिल्कुल इसमें जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो क्या है, एक्टिव है, तो ये सेकंड वाला हो सकता है। आगे देखते हैं, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों पर इस्तेमाल पर बल देती है, तो ये भी हो सकता है। और सबसे लास्ट वाला है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है और वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो हमारा जो है दूसरा और तीसरा जो है वो क्या है, सही है, दूसरा और तीसरा। तो सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, तो अपने विद्यार्थियों की डर की भावना पैदा करके, तो बच्चों में डर किसी प्रकार का नहीं करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। समस्याओं के हल हेतु अटल जो है तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इनकरेजिंग ए फिक्स वे ऑफ, फिक्स नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा और रटन पद्धतियों के, तो ये जो है बी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, सही है, समरूपों के इस्तेमाल को इनकरेज यूज़ ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पर कभी कभी हिंदी में अगर नहीं समझ में आए तो हमको क्या है, इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। तो एग्ज़ाम में हमें गलती नहीं करना है, अगर हमें नहीं समझ में आता है तो जल्दी से हमें इंग्लिश वाला पढ़ लेना है। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हम समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे के छात्रों की समस्या क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं और जो रटन पद्धति इन सबको खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। सबसे पहले, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मार का सीखना प्रोत्साहित करना, ये वाला नहीं हो सकता। सामपट नकल करना, तो ये वाला नहीं है, यही नहीं है। इनकरेजिंग मल्टीपल वे ऑफ वर्किंग एट ए प्रॉब्लम, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वही है कि समस्या पर विविध तरीके से, एक समस्या है तो उस समस्या को किस प्रकार से हम, मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक जरिया नहीं हो सकता, बहुत सारे जरिए हो सकते हैं। तो ये जो
प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे चरण हैं या बहुत सारे तरीके हैं, यही क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कल्पना करने की शक्ति किसमें, बच्चों में होनी चाहिए। आगे है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, इनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर गर्व जो है, गर्व अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक, मतलब मैंने कोई कार्य किया तो इसकी सफलता का श्रेय किस पर है, सिर्फ मेरे ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राउड फील करना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उन्हें गर्व की भावना उत्पन्न होती है। गर्व एक आत्म जागरूक भावना है जो व्यक्ति में जब उत्पन्न होती है जब उसके द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त किया जाता है तथा किसी की उपलब्धि को दूसरों द्वारा पहचानना और अनुमोदित करना किया जाता है। यह खुशी से अलग है क्योंकि गर्व की भावना को अनुभव करने के लिए दूसरों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के मौके देता है। अध्यापक की निर्देशित अवधि का काफ़ी समय बचता है और ये बच्चों को आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अधिगम का इट मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव, तो ये भला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले जल्दी से बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल का प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बहुसंवेदीय शिक्षण दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि कुछ छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें दी गई सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाए। यह विधि छात्रों को पढ़ने और लिखने और वर्तनी सीखने में मदद करता है। मान लीजिए बुक तो सबके पास है, लेकिन वही बुक में बना हुआ मैप अगर आप बहुत बड़े उसमें दिखाते हैं तो क्या है, सभी बच्चों को क्या है, सीखने की ज़्यादा लालसा उत्पन्न होती है। तो ये क्या है तो सभी के पास, लेकिन क्या है, सीखने का एक नया तरीका जो है वो एक नया तरीका आया है जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। आगे देखते हैं, गतिविधियों में सुनना, देखना, और यही चीज़ क्या है, हम टेलीविज़न पे भी दिखा सकते हैं, मतलब एक जो डिजिटल बोर्ड आ गया उसको हम वीडियो माध्यम से भी दिखा सकते हैं। पोएम को हम गा के भी हम सुना सकते हैं, अगर हम नहीं गा सकते तो हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं, किसी की और गाई हुई कविता को सुना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारी दृश्य, श्रव्य, इन सब पर क्या है, आधारित है। आगे देखते हैं, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में विकल्प संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इन संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं कथन पूछना है। एक अध्यापक को बच्चे द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्प और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। हतोत्साहित काहे करेंगे, तो ये क्या है, सही नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। मानवतावाद, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, तो सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन व्यवहारात्मक हो जाएगा। अधिगम का व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि ठोस प्रलोभनों पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, जबकि मानवतावादी, संज्ञानात्मक और सामाजिक इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा था हमारा क्या, यहाँ पर पूछा था हमारा ये कि ठोस मतलब पुरस्कार और इन सब के द्वारा भी बच्चों को क्या है, अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ये कौन सा वो हो जाएगा, कौन सी लर्निंग हो जाएगी हमारी, तो हो जाएगी हमारा यहाँ पर व्यवहारात्मक, तो वह भी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे ये पेपर जो है वो हुआ था
1 जनवरी 2022 को। तो उसका हमने यहाँ पर जो है मनोविज्ञान वाला जो क्वेश्चन आंसर है 30 क्वेश्चन उसको कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।